तुर्की से सीरिया तक हर कदम पर मौत है, हर कदम पर दर्द है। एक आदमी ब्रेड लेकर घर पहुंचता है, तब तक उसकी दुनिया उजड़ चुकी होती है। मलबे के नीचे दबी माँ बच्चे को जन्म देते ही दम तोड़ जाती है, तबाही में मौत से टकराती। ऐसी कई कहानियां हैं जो रुलाती हैं, झकझोरती हैं। लेकिन उन दर्दनाक कहानियों को दिखाने से पहले आपको भूकंप पर 6 बड़े अपडेट हम बताते हैं। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में 5000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 40 घंटों में मिडिल ईस्ट के इन देशों में करीब 250 झटके महसूस किए गए हैं। इस दौरान इन देशों में 15,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हजारों इमारतें ढह चुकी हैं। इनके कई टन मलबे के नीचे जिंदगियों की तलाश लगातार जारी है। लेकिन कड़ाके की ठंड ने रेस्क्यू ऑपरेशन को काफी प्रभावित किया है। 100 साल में पहली बार हुई ऐसी तबाही के बाद तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की सीरिया की त्रासदी पर भावुक दिखाई दिए। इस बीच भारत ने तुर्की में रेस्क्यू टीम भेजी है। ग्लोब मास्टर मदद पहुंचाने के लिए मदद मास्टर बन गया है। कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद तबाही के निशान हर तरफ बिखरे हुए हैं। मंजर इतना खतरनाक कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे जैसे मलबे को हटाने का काम चल रहा है, दर्द की अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। तुर्की और सीरिया में अब चीखें, आंसू और ड्रिलिंग मशीनों की आवाज सन्नाटे को ही नहीं बल्कि लोगों का कलेजा चीर रही है। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। आंखों में आंसू हैं, गोद में बच्चा है, पीछे भूकंप से तबाह इमारत। इस शख्स पर भूकंप कहर बनकर टूटा है। ये सीरिया के उन लोगों में से एक है जिसका पूरा का पूरा परिवार भूकंप में खत्म हो गया। इनकी गोद में जो बेटा है वो भी भूकंप के कारण दम तोड़ चुका है। इस शख्स के परिवार के 12 लोगों को इस जलजले ने लील लिया। अब इस शख्स के पास परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा। सीरिया और तुर्की में दर्द की कहानियां अंदर तक झकझोर देंगी आपको। भूकंप के मलबे के बीच से एक शख्स हाथों में एक नवजात को लेकर निकल रहा है। भूकंप से आई त्रासदी की ये सबसे दर्दनाक तस्वीरों में से एक है। जलजले में एक जिंदगी का जन्म हुआ है, लेकिन इस मासूम को नहीं मालूम कि इसकी मां जन्म देने से पहले ही चल बसी। अलेप्पो में भूकंप के मलबे में रेस्क्यू टीम को एक गर्भवती महिला मिली। महिला को निकालना मुश्किल था। ऐसे में टीम ने फैसला किया कि महिला की डिलीवरी कराकर बच्चे को बचाया जाए। बच्चा तो सकुशल बच गया, लेकिन मां ने दम तोड़ दिया। रेस्क्यू टीम को नहीं पता कि अब इस मासूम के परिवार में कौन कौन बचा है। बेबसी और लाचारी क्या होती है। इस महिला की आंखों में आंसू देखकर अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। महिला के परिवार के लोग इस मलबे में फंसे हुए हैं, लेकिन महिला कुछ नहीं कर पा रही। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू ही निकल रहे हैं। महिला बार बार रेस्क्यू टीम से गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द उसके परिवार के लोगों को मलबे से निकाला जाए। सीरिया और तुर्की में आए जलजले ने किसी को नहीं बख्शा। कई तो ऐसे थे जो पहले झटके में मौत से तो बच गए, लेकिन दूसरे भूकंप के झटके में मौत उन्हें खींच ले गई। छोटा ताबूत बहुत भारी होता है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। कुदरत कितनी क्रूर होती है, उसकी एक छोटी सी एक तस्वीर है। एक पिता अपने बच्चे का शव गोद में उठाकर जा रहा है। बच्चे की उम्र 10 साल से भी कम होगी, लेकिन भूकंप ने इस मासूम पर रहम नहीं दिखाया। जिस कलेजे के टुकड़े को ये पिता अपने गोद में खिलाता था, आज वही पिता अब अपने बच्चे का शव ले जाने पर मजबूर है।
एक पिता रो रहा है क्योंकि उसकी गोद में उसके मासूम बच्चे का शव है। भूकंप की त्रासदी ने इस पिता से उसके कलेजे का टुकड़ा छीन लिया। जिस मासूम के आने से परिवार में खुशियां थी, अब पूरा परिवार आंसू बहा रहा है। तुर्की में पहला भूकंप का झटका सोमवार तड़के 4 बजे आया। उस वक्त लोग गहरी नींद में थे। सैकड़ों लोग भूकंप के बाद गहरी नींद से बाहर नहीं लौटे। ये शख्स भी उन्हीं बदनसीबों में से एक था जो भूकंप के बाद अपने बिस्तर से उठ नहीं सका। परिवार के लोग अब रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे हैं कि मलबा हटे तो शव बाहर निकाले जाए। कई जगहों पर अभी तक रेस्क्यू की टीम नहीं पहुंच सकी है। परिवार के लोग मलबे में फंसे हुए हैं, जिंदा हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। Kimse gelmiyor. Mahvolduk ya, mahvolduk. Allah'ım yarabbim. Abi sabahtan beri ya. Abi sesleri duyuyoruz. Ses veriyor, kimse yok abi, kimse yok. Nasıl bir deri burası ya? Nasıl bir şey burası ya? इन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इनके घर की हालत ऐसी हो जाएगी। कई ऐसे लोग अपने बर्बाद घर को देखकर बेबस एम्बुलेंस तक ले गया और सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। गनीमत ये थी कि बच्चे की सांसें चल रही थी। मासूम बच्चे हर बात से अनजान होते हैं। इस नन्हे से बच्चे को देखिए, इसके आंख और चेहरे पर जख्म के निशान हैं। यह भूकंप की त्रासदी से बचकर बाहर लौटा है, लेकिन इसे नहीं मालूम कि इसके परिवार में अब कौन बचा है।
आ रही हूँ जिसे देखकर हर कोई रो रहा है और ये समझ रहा है कि कुदरत के कहर के आगे हर कोई बेबस है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, तुर्की सीरिया में आए भयानक भूकंप की दिल दहला देने वाली एक से एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब चारों ओर तबाही मची हुई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन उन्हें बच निकलने तक का रास्ता नहीं मिल रहा था। कपकपा देने वाली ठंड और कुदरत के कहर की डबल मार ने बता दिया कि आखिर महाप्रलय क्या होती है। फट रही है धरती। 40 घंटे 250 आफ्टर शॉक। 112 चारों ओर चीख पुकार। मिट्टी में मिलते शहर। तुर्की टू सीरिया, तबाही की नई तस्वीर। ये किसी हॉलीवुड मूवी की भयानक तस्वीरें नहीं है, बल्कि कुदरत के कहर की वो जीती जागती तस्वीरें हैं जिसने तुर्की समेत सीरिया को दहला दिया है। भयंकर भूकंप से मिडिल ईस्ट के कई देश कांप उठे हैं। तुर्की और सीरिया में हजारों लोगों की जिंदगी धरती में समा गई है। आज हम आपको हर वो नई तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे देख किसी के भी दिल की धड़कनें बढ़ सकती हैं। तुर्की के एक शहर की इन तस्वीरों में कार बहुत तेजी से दौड़ रही है। लोग भी अपनी जान बचाने की हर कोशिश कर रहे हैं। कार के भीतर मौजूद लोग दहशत में हैं। सड़क के दोनों ओर चीख पुकार मची हुई है। इनकी आंखों के सामने ही शहर के शहर प्रलय की चपेट में आ जा रहे हैं। इतनी भयानक तस्वीर देख हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। तुर्की के एक और शहर कायपनार में एक तो कड़कड़ाती ठंड, -2 डिग्री का टेम्परेचर और फिर साथ में कुदरत का कहर यहाँ के लोगों पर डबल अटैक बनकर टूटा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग कितने सहमे हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन इनकी आंखों के सामने आग इमारतों के चारों ओर फैल चुकी है। बचने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। यहाँ कभी शहर बसा हुआ था, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है। बस है तो मलबे का मोटा ढेर। खुले आसमान के नीचे थमी हुई जिंदगी। ये तस्वीरें तुर्की के गाजियान्टेप शहर की हैं। यहाँ मदद करने के लिए भी अब कोई नहीं है। Ölülere bile, sesi gelenlere bile bakamıyoruz. Lütfen yardım ekibi gönderin Nurdoğan'a. Gaziantep Nurdoğan. तुर्की के एक और शहर की इन तस्वीरों में लोगों को पता था कि तबाही आ चुकी है। जान बचाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ लगा रहे थे, लेकिन फिर भी ऊंची ऊंची इमारतें जमीन में धराशायी होती जा रही थी। जिस रास्ते से निकलकर लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते, वहीं कोई दूसरी इमारत भरभरा कर गिरती। भूकंप के बाद यहाँ ड्रोन की नजर जहाँ भी गई वहाँ बस मलबे का ही ढेर था।
इमारतें सड़कों के दोनों ओर जमीन पर धराशायी हो चुकी हैं। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि तबाही कितनी बड़ी हुई। तुर्की के एक और शहर में 6 फरवरी की सुबह सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक सड़क पर गाड़ियां रुकी हुई हैं। इन्हीं की आंखों के सामने एक इमारत जमींदोज हो जाती है। तुर्की और सीरिया के हालात एक जैसे ही हैं। यहाँ बर्फ की मोटी चादर ओढ़ा शहर ठंड से ठिठुर तो रहा ही है, लेकिन भूकंप से कांपी धरती भी सब कुछ लील लेना चाहती है। तुर्की के 10 प्रांतों में भयानक तबाही का मंजर है, तो सीरिया का अलेप्पो शहर करीब करीब तबाह हो चुका है। सीरिया का अलेप्पो शहर दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है, जहां काफी सारे ऐतिहासिक इमारतें हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी शामिल हैं, लेकिन यहां भी भारी तबाही हुई है। आपको बता दें कि तुर्की के अदाना में आसमान छूती इमारतें मलबे के ढेर में बदल चुकी हैं। इसके अलावा ओस्मानिया, पजारकिक, कहरामन मारस, लुदागी, इजाज, सरमदा, अंताकिया समेत हताय एयरपोर्ट, स्कैंड्रन के अस्पताल में भयंकर तबाही हुई है, जबकि दियार बकीर में शॉपिंग मॉल ढह चुका है। तुर्की के गाजियान्टेप में तबाही का एपिसेंटर था। यहाँ करीब 2000 साल पुराना किला भी ढह चुका है। दक्षिणी तुर्की के हताय एयरपोर्ट का ये एकमात्र रनवे था, लेकिन विनाशकारी भूकंप ने इस हवाई पट्टी के भी कई टुकड़े कर दिए। आपको बता दें कि उत्तरी तुर्की और पूर्वी सीरिया के जिन इलाकों में भूकंप आया वो घनी आबादी वाले थे। तुर्की दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित इलाकों में से एक माना जाता है। सीरिया में भी भूकंप से धरती कांप उठी है। यहाँ अलेप्पो, इजाज, एफ्रिन, तालकिया, तारसन और हमा शहर में भारी तबाही हुई है। यहाँ सड़कों में कई हिस्सों में दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि कई इमारतें एक के बाद एक धराशायी होती चली गईं। सोशल मीडिया में ये तस्वीरें तेजी से वायरल हुई। पिछले 100 साल में विनाश की ऐसी तस्वीरें मिडिल ईस्ट के इन देशों में नहीं देखी गई थी। इन देशों में मलबे के ढेर हटाने और नए शहर बसाने में कई दशक लग जाएंगे, लेकिन ये भयानक तस्वीरें कभी नहीं भुलाई जा सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब कुदरत ने कहर बरपाया, तब भारत ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आज तुर्की के राजदूत ने खुद माना कि मदद का हाथ बढ़ाने वाले शुरुआती देशों में भारत भी शामिल था। उन्होंने भारत से मिल रही हेल्प की तारीफ की। ये भी कहा कि जरूरत के समय में मदद करने वाला ही असली दोस्त होता है। तुर्की को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए एक्सपर्ट टीम चाहिए थी और भारत सरकार ने सोमवार को ही पहली टीम भेज दी। आज दूसरी टीम भी तुर्की के लिए रवाना हो चुकी है और तीसरी टीम में भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल तुर्की पहुंचेगा। हालांकि तुर्की वही देश है जिसने अक्सर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया। इसके बावजूद भारत ने रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया, इस स्पेशल रिपोर्ट में जरूर देखिए। भारत की पहली टीम तुर्की पहुंच गई। भारत की दूसरी टीम तुर्की के लिए रवाना। भारत की तीसरी टीम भी जल्द तुर्की पहुंचने वाली है। दुनिया में भारत है तो ना देर है ना अंधेर है। तुर्की में कुदरत का कहर टूटा और भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को इंडिया ने मदद क्यों? इंटरनेशनल मंचों पर कश्मीर मुद्दा उठाने वाले तुर्की को भारत की मदद क्या है?
आपको ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी तुर्की को मदद भेजने को लेकर इमोशनल क्यों हो गए हैं। पर सबसे पहले भारत की मदद पर तुर्की का दोस्त वाला रिएक्शन देखिए। भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुलेम ने एनडीआरएफ टीमों के तुर्की पहुंचने पर भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है। फिरात सुलेम ने ट्वीट किया, तुर्की और हिंदी में दोस्त एक कॉमन शब्द है। हमारी तुर्की भाषा में एक कहावत है, इसका मतलब ये है कि जरूरत के वक्त दोस्त ही काम आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुर्की के राजदूत ने इंडिया की तारीफ करते हुए कहा कि भारत उन पहले देशों में से था जिसने मेडिकल मदद के लिए अपनी टीम भेजी। Helps each other, and then, as I said, I used this expression first 2 years ago when Turkey sent 2 carriers loaded with medical assistance to India during COVID time. Now exactly the same happens in Turkey. So we are dost, we are friends, and we help to each other. Search and rescue team were sent. We asked India for the assistance because we had an international call for search and rescue teams, and India was among the first countries who reacted, and that was of course a very big help. भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने दिल्ली में स्थित तुर्की दूतावास पहुंचकर मुसीबत की इस घड़ी में साथ खड़े होने का वायदा किया। तुर्की के राजदूत फिरात सुलेम से मिलकर मुरलीधरन ने भूकंप से हुई तबाही पर दुख जताया और भारत की तरफ से दी जाने वाली मदद के बारे में भी बताया। मुश्किल वक्त में मदद का हाथ बढ़ाने के बाद तुर्की को इंडिया में अपना दोस्त नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की के हालात पर चिंता जताई। भूकंप को लेकर पीएम मोदी ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और समय रहते ही तुर्की को मदद भेज दी। जो टर्की में भूकंप आया है तो उसकी चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री जी बहुत इमोशनल हो गए थे और उन्होंने कच्छ के भूकंप को याद किया। उनकी आंखें गिली हो गई। पूरा माहौल बहुत गंभीर था कि हमने भूकंप के हालात को किसी का करीब से देखा है और इसलिए टर्की के लिए हमारी जो उसके बाद जो एक मजबूत भूकंप से जो आपदा होती है उससे निपटने के लिए जो टीम बनी होती है भारत के पास बहुत अच्छी है और वो टीम टर्की के लिए प्रस्थान कर चुकी है। मुझे लगता है आधे घंटे पहले जो सूचना मिली है उससे सभी सांसदों को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ कहते नहीं, दुनिया का कोई भी देश हो अब भारत सहायता करने के लिए तुरंत निकल पड़ता है। 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया के लिए वासुधैव कुटुंबकम वाला भाव रखते हैं, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। इसलिए तुर्की में मुसीबत आई तो भारत मदद के लिए पहुंच गया और ये मदद सुपर फास्ट रफ्तार से पहुंचाई गई। सोमवार को तुर्की में भूकंप आया और सोमवार रात को ही भारत का पहला प्लेन मदद लेकर रवाना हो गया। ये प्लेन अब तुर्की के अदाना एयरपोर्ट पहुंच गया है, जो भूकंप से प्रभावित इलाका है। और इस भारतीय टीम में एनडीआरएफ के 51 बचाव कर्मी, 5 महिला बचाव कर्मी और एक डॉग स्क्वाड और 3 वाहन भी शामिल हैं। इस प्लेन के अदाना पहुंचते ही दिल्ली में मौजूद तुर्की के दूतावास ने ट्वीट करके भारत को थैंक यू कहा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी के आदेश के बाद ऐसी और टीमें रवाना होने के लिए तैयार हैं। एनडीआरएफ की टीम इस वक्त अडाना जो टर्की में है वहां पर लैंड हो चुकी है। C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए एनडीआरएफ की विशेष टीम टर्की में आए जो भूकंप है उसमें लोगों के राहत और बचाव काम के लिए वहां पहुंची है। इस वक्त हम एनडीआरएफ के हेडक्वार्टर में हैं और हमारे साथ हैं डीआईजी ऑपरेशन मोहसिन शाहिदी जी, जिनसे हम समझेंगे सर किस तरीके से आप लोग पूरे इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। भारत सरकार ने आदेश दिए हैं कि 2 एनडीआरएफ टीम की तैनाती की जाए। जो 51 रेस्क्यूअर्स की है वो पहले ही पहुंच चुकी है वहां पर टर्की में। अभी एप्रिसिएशन और ब्रीफिंग के बाद कार्रवाई उनकी शुरू होगी। यूक्रेन वॉर को शुरू हुए 1 साल पूरे होने जा रहा है। जब से ये जंग शुरू हुई, जी न्यूज ने आपको ग्राउंड जीरो से सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट दिखाई है। वॉर जोन में होने वाली हर घटना का सही मतलब और आने वाले वक्त में उनके प्रभाव का सटीक विश्लेषण भी किया है। आज जब यूक्रेन वॉर को 1 साल पूरा होने वाला है, जी न्यूज भारत का एक लौता न्यूज चैनल है जो वॉर जोन में मौजूद है।
जी न्यूज की वॉर रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर माइनस से नीचे तापमान और बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी जंग की एक भी अपडेट आप तक पहुंचने से नहीं रोक रही है। और आज से रोजाना देश हित में हम आपको यूक्रेन वॉर की ताजा खबर देने के साथ साथ साल भर से चल रहे इस महायुद्ध की हर महत्वपूर्ण घटना का विश्लेषण भी करेंगे। ये वॉर क्यों खत्म नहीं हो रही, ये वॉर कब तक जारी रहेगी, इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि इस वॉर का असर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पर भी पड़ना तय है। देखिए ये रिपोर्ट। इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी जंग, रूस और यूक्रेन का महायुद्ध। चौबीस फरवरी 2022 की तारीख, जब दुनिया की आशंका रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक आदेश के बाद सच साबित हुई। Отменили детского писателя Джоан Роулинг за то, что она автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров. जब महाविनाशक हथियारों से लैस शक्तिशाली रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर धावा बोलने के लिए रवाना हुई थी, जब अचानक यूक्रेन के शहरों पर रूसी मिसाइलों की बारिश होने लगी थी, तब से लेकर अब तक एक साल बीतने वाला है, लेकिन वॉर खत्म नहीं हुई है। एक साल बीतने वाला है, लेकिन वॉर जोन की सबसे विश्वसनीय कवरेज आप तक पहुंचाने के लिए जी न्यूज यूक्रेन में मौजूद है। यूक्रेन के बोरोदियांका की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, एक ऐसा बिल्डिंग जो कि कमर्शियल बिल्डिंग था, और यहाँ पर आप देखिए कि ये तस्वीरों में जो आपको ध्वस्त नज़र आ रहा है वो एक एटीएम है जो अब काम नहीं करता। ज़रा कैमरा पैन करके पीछे आपको तस्वीरें दिखाएंगे। कुछ लोग आपको नज़र आ रहे हैं जो तस्वीरें उतार रहे हैं। यहाँ सामने भी कुछ लोग हैं जो तस्वीरें उतार रहे हैं। ये वो लोग हैं जो या तो यहाँ पर काम करते थे इस कमर्शियल एरिया में, या फिर जिनके ऑफिसेज यहाँ पर थे, अब वो वापस आ रहे हैं। हम वॉर जोन में उस वक्त भी मौजूद थे जब रूस यूक्रेन युद्ध के बादल मंडराने शुरू हुए थे। यूक्रेन की सेना का सामान है, सारे वेपन्स यहाँ पर रखे गए हैं। लगातार यहाँ वेपन जो है वो सप्लाई जारी है। सुरक्षा कारणों से हम आपको जगह डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हम वॉर जोन में उस वक्त भी मौजूद थे जब यूक्रेन से पलायन का दौर शुरू हुआ था। जंग रूस और यूक्रेन के बीच हो रही है, लेकिन परेशानी आम लोगों को हो रही है। और तस्वीरें सीधे हम आपको दिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं, कहां पर हैं। ये जितने भी लोग इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ये सभी यूक्रेन से आए लोग हैं, पोलैंड के वार्शा पहुंचे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी रेलवे स्टेशन पर है। यहीं पर इन्होंने पनाह ली है। हम वॉर जोन में उस वक्त भी मौजूद थे जब कीव पर मिसाइलों की बारिश हो रही थी। ये वो इलाका है और इसी इलाके में आप देखिए किस तरह से ये पूरा मलबा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ। आज शाम ये पूरी घटना घटी है। रूस की ओर से ये कहा जा रहा है कि ऐसे समय में जब यूएन के जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है, बुल्गारिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद है, ऐसे में इस तरह के हमले करके रूस आखिर क्या साबित करना चाहता है। और यूक्रेन के लोग भी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनके साथ ये क्यों किया गया। हम वॉर जोन में उस वक्त भी मौजूद थे जब दुनिया वॉर जोन में सबसे बड़े नरसंहार की चर्चा कर रही थी। बूचा इरपिन का ये इलाका है। इरपिन से जब आप पास होंगे, बूचा की तरफ जाएंगे, एक सड़क ऐसी आती है जहां पर
टैंक ही टैंक है और ये तमाम टैंक रूसी टैंक है। रूस की सेना ने इस पूरे इलाके पर कब्जा जमाया हुआ था। यूक्रेन की सेना के साथ भिड़ंत हुई। यूक्रेन की सेना ने इस पूरे इलाके को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाया और इस भिड़ंत में आप आगे तक देखिए, जितने भी टैंक्स हैं ये सभी टैंक्स रूसी सेना के टैंक्स हैं। इन सभी को नष्ट किया गया है। जी न्यूज के कैमरे से आपने यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें देखी हैं। ये वो बिल्डिंग है जहां पर ये हमला किया गया और इसी के साथ साथ इसके बगल में एक फैक्ट्री है जहां पर ये हमला किया गया है। बिल्डिंग की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और ऊपर का हिस्सा अभी भी ठीक है, लेकिन नीचे के पूरे हिस्से में आप देखिए ये पूरा मलबा जो है वो गिर चुका है। ग्राउंड जीरो से डायरेक्ट कवरेज देखा है आपने। मीडिया में रूस और यूक्रेन के दावे भी सुने हैं, लेकिन वॉर जोन की असली स्थिति क्या है ये जी न्यूज आपको बता रहा है। इस वक्त यहाँ पारा माइनस में है, जिसकी वजह से कठिनाई और बढ़ते जा रही है। इसी के साथ साथ इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि जैसे ही 24 फरवरी को इस युद्ध को 1 साल होगा, ऐसे में रूस की ओर से हमले और तेज कर दिए जाएंगे। इसीलिए यूक्रेन ने भी इसको लेकर अब अपनी कमर कस ली है। महाशक्तिशाली रूस के सामने अगर यूक्रेन 1 साल से डटा है तो क्या इसके पीछे सिर्फ अमेरिका और नेटो से मिले हथियारों की ताकत है, या यूक्रेन के अंदर पनपे राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति की वजह से उसके सैनिक मौत को मात देकर भी रूस से लड़ने को तैयार हैं? जी न्यूज के पास आपके लिए वॉर जोन से रोमांचित करने वाली सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स मौजूद है। रूस के खिलाफ ये बखमूत में लड़ाई कर रहे थे और वहीं पर एक बुलेट शॉट लगता है, जिसके बाद इन्हें लगा कि अब इनका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इनका हेलमेट है, जब ये पहनकर अपने देश के लिए लड़ रहे थे और इस वक्त ये जो पीला निशान आप देख रहे हैं वहीं पर बुलेट शॉट लगा था। इसके चारों ओर जो आप एक प्लास्टिक नुमा चीज देख रहे हैं वो गोप्रो के लिए बनाया गया था। गोप्रो भी उस वक्त इस पे लगा हुआ था। माना जा रहा है अगले 15 दिन के अंदर, यानी यूक्रेन वॉर को 1 साल पूरा होने से पहले ही कुछ बड़ा होने वाला है। वॉर जोन के खतरों के बीच, आसमान से गिरती मिसाइलों और कीव में बजते सायरनों के बीच जी न्यूज यूक्रेन में मौजूद इकलौता भारतीय न्यूज चैनल है जो आपको पल पल की खबर दे रहा है। यूक्रेन वॉर जोन की सबसे विश्वसनीय कवरेज के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज। और चलिए अब आपको यूक्रेन वॉर जोन की अपडेट दे देते हैं। इस वक्त पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर में भीषण जंग जारी है। पुतिन ने अपनी सेना को डोनबास पर कब्जे का आदेश दिया है। इसके बाद रूस की सेना ने बखमुत को 3 तरफ से घेरकर आक्रमण शुरू कर दिया है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के सैनिक बखमुत में हार नहीं मानेंगे। ये डोनबास क्षेत्र का बखमुत शहर है जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच 1 साल के वॉर की सबसे घातक जंग चल रही है। दोनों सेनाओं ने इस जंग को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी। सोलेडार पर कब्जे के बाद बखमुत पर अगर रूसी सेना कब्जा कर लेती है तो डोनबास पर पूरी तरह नियंत्रण का पुतिन का सपना पूरा हो सकता है। और इसीलिए एक इंच पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन के सैनिक पूरी ताकत लगा रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए, आखिरकार रूस बड़े नुकसान और यूक्रेनी सेना के कड़े प्रतिरोध के बावजूद किसी भी कीमत पर बखमुत की लड़ाई क्यों जीतना चाहता है। 24 फरवरी को जब रूस की सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तब उनका मकसद था डॉनबास की मुक्ति, लेकिन इस युद्ध को अब 1 साल होने आया है और रूस
अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। यही कारण है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द डॉनबास पर कब्जा करे। और यही कारण भी है कि रूस की सेना लगातार बाखमुत में भीषण लड़ाई लड़ रही है। बाखमुत जीता जाएगा तो ये डॉनबास को जीतने के लिए और भी आसान रास्ता बनता जाएगा। लेकिन रूस की सेना के लिए ये सफर आसान नहीं है। बाखमुत में यूक्रेन की सेना लगातार उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बखमुत में रूस के लिए जीत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बगैर इस वॉर को शुरू करने का पुतिन का सबसे बड़ा मकसद पूरा नहीं होगा। फिलहाल बखमुत में यूक्रेन के सैनिकों का कब्जा अभी भी बरकरार है और डोनबास पर नियंत्रण के लिए रूस के लिए जीत बेहद जरूरी है। रूस के लिए यह इलाका कितना महत्वपूर्ण है इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाने वाला वैगनर ग्रुप भी इस लड़ाई में उतरा है। माना जा रहा है कि सोलेडार के बाद अगर यूक्रेन बखमुत में भी हार गया तो उसकी सेना का आत्मविश्वास काफी गिर जाएगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस बात का दावा कर रहे हैं कि रूस अपनी हार का बदला लेना चाहता है। Щось символічне, спробувати відіграти за їхні минулорічні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі. ये जंग कितनी खतरनाक और मुश्किल है इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 5 महीने से ज्यादा वक्त हो गया ये जंग जारी है। दिसंबर महीने में भी बखमुत में जंग जारी थी। तब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस शहर के पास पहुंचे थे, सैनिकों से मुलाकात की थी और मुश्किल लड़ाई के लिए सैनिकों की तारीफ भी की थी। तब यूक्रेन की सेना बखमुत में काफी मजबूत थी, लेकिन फरवरी आते आते स्थिति थोड़ी बदली है। सोलेडार हाथ से निकल गया और अब रूस की सेना ने बखमुत पर 3 तरफ से डेरा डाल दिया है और अब वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सेना इस इलाके को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। Обладнання в область та місто станом на цей час в значній частині Одеського регіону є відключення. Ми робимо все, щоб дати людям електрику. इस बीच बखमुत को इस भीषण जंग की कीमत भी चुकानी पड़ रही है। तोप, टैंक और रॉकेट लॉन्चर गरज रहे हैं। जहां जहां बारूद गिर रहा है वहां वहां इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। अपना सब कुछ खत्म होने के बाद लोगों की आंखों में आंसू हैं। बाखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच 1-1 इंच की लड़ाई चल रही है और रूस ने यूक्रेन को बाखमुत में ही तीनों ओर से घेर लिया है। पुतिन की प्राइवेट आर्मी कही जाने वाली वैगनर ग्रुप यहाँ युद्ध लड़ रही है। हालांकि बाखमुत कौन जीतेगा, हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस युद्ध में इस शहर के बर्बाद होने की आशंका जताई जा रही है। ये आशंकाएं गलत भी नहीं लगती क्योंकि शहर की तस्वीर तो कुछ ऐसी होने भी लगी है। लोग शमशान जैसे इलाकों में रहने को मजबूर हैं। यहाँ रूस की इस्कंदर जैसी मिसाइलों और स्मर्श रॉकेट के धमाके कभी भी हो जाते हैं। ऐसे में बचे हुए लोगों के पास ना तो बिजली है ना पानी। बखमुत की रहने वाली नताला ने अपना दर्द दुनिया को बताया। Стреливают, света нет. Просто по районам есть, где вообще ни света, ни воды уже по 2-3 недели нет. बखमुत में जब तक आर या पार नहीं होता तब तक बखमुत के लोगों की जिंदगी ऐसे ही चलेगी। फिलहाल धमाके जारी हैं, लेकिन 24 फरवरी से पहले इनमें और तेजी आने की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। कीव से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस की पूरी ताकत लगाने के बावजूद बखमुत में यूक्रेन की सेना पीछे नहीं हट रही। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेनी सेना को हथियार अमेरिका और नेटो से मिल रहे हैं, लेकिन रूस की गोलियों के सामने सेना यूक्रेन के सैनिकों का है। यूक्रेन के सैनिकों का जोश और जुनून ने ही यहाँ महाशक्तिशाली रूस की सेना को रोक रखा है। और आज हम आपको यूक्रेन के उस बाहुबली से मिलवाएंगे जो रूस के सैनिकों से लड़ने के लिए लगभग मरकर जिंदा हो गया है। रूस के सैनिकों की गोली यूक्रेन के इस बाहुबली सैनिक के सर के पार निकल गई, लेकिन पहले इस सैनिक ने मौत को हराया और अब रूस को हराने के लिए फिर से बखमुत में लड़ने जा रहा है।
वॉर जोन में दुश्मन की गोली सर के हेलमेट को चीरते हुए माथे को भी पार कर जाए। मौत से ऐसा एनकाउंटर देखने वाले सैनिक का जिंदा बचना भी मुश्किल है। लेकिन आज जी न्यूज अपनी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको एक ऐसे ही सैनिक से मिलवाने जा रहा है जो यूक्रेन में बहादुरी की मिसाल बन चुका है। यूक्रेन की एक खुफिया लोकेशन पर जी मीडिया की वॉर रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर यूक्रेन के उस बाहुबली से मिलने पहुंची। और इस वक्त हम एक ऐसे सोल्जर से मिलने आए हैं जिसकी कहानी आपको चौंका देगी और किस्मत पर एक बार फिर से आपको भरोसा होगा। तो आइए चलते हैं और उस सोल्जर से मिलते हैं। ये बखमुत में रूस के खिलाफ चल रही जंग में बुरी तरह घायल हुए दिमित्री हैं। ये उनका वो हेलमेट है जिसे रूसी गोलियों ने छलनी कर दिया। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें दिमित्री के सर पर लगे 40 से ज्यादा टांके नजर आ रहे हैं। गोली जिस सैनिक के सर को पार कर गई हो, वो ऑपरेशन थिएटर में भी विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे। यूक्रेन में हम इस वक्त कहां हैं, इस बात की हम आपको जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन जिसके साथ हम हैं उसे किस्मत ने बचाया है। इस वक्त हमारे साथ एक यूक्रेनियन सोल्जर हैं जिनका नाम दिमित्री है। 30 साल की इनकी उम्र है। अपने देश के लिए ये लड़ रहे थे और क्यों ये खुशकिस्मत है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। रूस के खिलाफ ये बखमुत में लड़ाई कर रहे थे और वहीं पर एक बुलेट शॉट लगता है जिसके बाद इन्हें लगा कि अब इनका जीवन खत्म हो जाएगा। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले दिमित्री ने बताया कि वॉर जोन में क्या हुआ। So what exactly happened? Bullet shot you got on your helmet. Да, шлем спас меня от, можно сказать, от пули. Вот, save me. It saved you. Save me, yes. दिमित्री ने जी न्यूज को वो वीडियो भी दिखाया जब अस्पताल में उनकी जिंदगी को बचाने की कोशिश शुरू हुई थी। How it happened? Как это случилось? Just wear it. Попала пуля, пробила голову. Вот, пуля отрикошетила, попала вот в шлем в центр сюда. घायल दिमित्री उस वक्त बेसुध हो गए थे। उन्हें अस्पताल लाया गया। नवंबर में दिमित्री को गोली लगी और तब से उनका इलाज चल रहा है। लेकिन फिर से युद्ध लड़ने की प्रबल इच्छा की वजह से दिमित्री ने बहुत जल्द रिकवरी की। जब हमने पूछा क्या वो दोबारा लड़ने जाएंगे, तो जवाब इस बात का भी मिल गया। आखिरकार यूक्रेन की सेना रूस से जंग क्यों नहीं हार रही? Will you go back to fight? Yes, go back to fight. This is Ukrainian сила. You don't get scared? Not scared? Уже не страшно, no. No scared. Yeah. And family? Your family is scared? Да, моя семья ей страшно, переживает, не хочет, ну так. Family is scared? Yes. They tell you not to go? Ну, семья говорит, что no to go, потому что там страшно, ну, типа, ну, любят, вот, чтоб я не воевал, ну, this is Ukraine, this is my home, вот. I go to Bakhmut. You have to save the country. Yes. दिमित्री जैसे सैनिक अगर अपने देश के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं, तो डॉक्टर्स भी अपने सैनिकों की जान बचाकर देश की सेवा कर रही हैं। इनका नाम है विक्टोरिया। अन्य कई डॉक्टरों की तरह ये यूक्रेन की सेना में घायल सैनिकों का इलाज करती हैं और दिमित्री का भी इन्होंने इलाज किया। Я засновник, директор фонду «Медичний волонтерський шпиталь Доброволець». Ми займаємося допомогою військовослужбовцям, ліками допомагаємо, також консультаціями лікарів. आगे बढ़ेंगे और देश हित में अब बात देश में आए उस भूकंप की जिसके कारण राजनीति से लेकर कारोबार जगत तक हड़कंप मचा हुआ है। अडानी को लेकर आज भी संसद में हंगामा मचा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज संसद में अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। अडानी को लेकर उन्होंने सरकार पर कई सवाल दागे। सुनिए राहुल गांधी ने आज क्या कुछ कहा। हिमाचल में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी,
पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अदानी जी। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अदानी जी। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? अडानी को लेकर राहुल गांधी ने सीधे सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए नियम और कानून बदले गए, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से आरोपों पर सबूत मांगे। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। सीबीआई ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट्स में से निकलता है। अब यह काम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फैसिलिटेट किया। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करें। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है सर, ये ऐसे नहीं बोल सकते। और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे आप ऐसे बातें नहीं दे देंगे और ये गंभीरता को समझिए, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे।